आज हमारा यहाँ हरियाणा में आना हुआ है। ख़ास तौर से आज के दिन 23 जुलाई को हमारी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति कैप्टन लक्ष्मी सहगल के स्मृति दिवस के रूप में मनाती है पूरे भारत में। और तमाम जो जनसंगठन हैं स्टूडेंट्स के, यूथ के और दूसरे, वो भी साथ में कैप्टन लक्ष्मी को आज के दिन याद करते हैं। आप लोग सब जानते होंगे कि 1945 में सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन हुआ था। और उन्होंने जो भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी में, जिन्होंने वहाँ आत्मसमर्पण किया था, उनको लेकर के ये फ़ौज गठित की थी। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो वहाँ भारतीय मूल के लोग थे उनको भी अपनी फ़ौज में भर्ती किया। और वो इस बात पर बिल्कुल अड़ गए कि एक महिलाओं की टुकड़ी भी वो इसमें शामिल करेंगे। और उस समय कैप्टन लक्ष्मी तो डॉक्टर लक्ष्मी थी। वो सिंगापुर में अपना एक नर्सिंग होम चलाती थी। उनके परिवार के लोग आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे और उनको भी बहुत कुछ वो करना चाहती थी। और उनको तब मौका मिला जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनसे पूछा कि क्या वो आज़ाद हिंद फ़ौज में एक महिला टुकड़ी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी और अपना प्रैक्टिस वहाँ पर बंद कर दिया और इसकी ट्रेनिंग में लग गई। और जो बड़ी बात है, जो लोग समझते नहीं हैं, कि जिस तरह की औरतें, करीब 2000 औरतें आईं इस टुकड़ी में भर्ती होने के लिए। और ये वहाँ जो भारतीय मूल के लोग थे, 4-5 मतलब जनरेशन से, उनकी ये लड़कियाँ थीं, उनकी ये घर की पत्नियाँ थीं, बहनें थीं। इन्होंने कभी भारत को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसा जज्बा था कि वो भारत की आज़ादी के लिए मतलब अपनी जान भी देने के लिए तैयार थीं। और शुरू में तो सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि कौन आएगा इसमें भर्ती होने, कहाँ से औरतें आएंगी। लेकिन जब नेताजी ने और कैप्टन लक्ष्मी ने दौरा करना शुरू किया तो लड़कियां अपने घरों से भाग भाग करके आईं। अपने मतलब माँ बाप से भी नहीं बताया। कुछ लोग पत्नियां थी, उन्होंने भी अपने घर से आना शुरू कर दिया। और ये बहुत ही मामूली परिवार की औरतें थीं जो वहाँ पर बागान में यानी प्लांटेशंस में काम करते थे, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे भारतीय मूल के लोग, जो दफ्तरों में काम करते थे, छोटी मोटी नौकरियां करते थे, छोटे दुकानदार थे, बहुत ही मामूली लोग। और ज़्यादातर ये तमिल मूल के लोग थे, तमिल और कुछ केरला के। तो इनके बारे में लोग कहते हैं, अरे ये तो मतलब हरियाणा के लोग तो यही समझते हैं कि लड़ने वाले तो वही हैं। लेकिन वहाँ पर ये इस तरह के तमाम परिवार की महिलाएं आईं और फिर ये तय हुआ कि 1500 को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये आई बर्मा से और मतलब मलेशिया से और सिंगापुर से, और इनकी ट्रेनिंग शुरू की गई। खैर, इन्होंने वही ट्रेनिंग इनको मिली जो मर्द सैनिकों को मिलती थी। और लोगों को पता नहीं है, ये पूरी तरह से राइफ़ल और पूरा किट लेकर के दौड़ती थीं, जंगलों में जाती थीं। और एक टुकड़ी मोर्चे पर भी गई, मतलब लड़ने का काम भी किया। लेकिन उसी समय जापान का आत्मसमर्पण हो गया और फिर आज़ाद हिंद फ़ौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। लेकिन उन महिलाओं ने बहुत ज़बरदस्त भूमिका अदा की। वहाँ से जब फ़ौजी लोगों को पीछे हटना पड़ा, जंगलों में जाना पड़ा, बहुत सारे घायल भी हुए। तो ये जो आज़ाद हिंद फ़ौज की जो ये महिला टुकड़ी थी, जिसका नाम था झांसी ऑफ रानी रेजिमेंट, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया। लेकिन जैसा कि आप लोग शायद जानते होंगे, आज़ादी के बाद जो आज़ाद हिंद फ़ौज की भूमिका थी या उसका जो योगदान था आज़ादी को हासिल करने में, वो वहाँ तो आत्मसमर्पण उनको करना पड़ा। लेकिन जब भारत में उस फ़ौज की खबर आई और जब लाल किले में वहाँ के जो अधिकारी थे उनके ऊपर मुकदमा चला, पूरे देश को पता चला कि एक ऐसी फ़ौज बनी थी, इसमें महिलाएं भी थीं, तो इतना ज़बरदस्त जोश पैदा हुआ
और मैं आपको बता दूं कि आपके जो हरियाणा के लोग हैं, ये कम से कम हज़ारों की संख्या में गाँव से रोज़ जाते थे लाल किले तक, जहाँ पर मुकदमा चल रहा था 3 फ़ौजी अधिकारियों के ख़िलाफ़। सहगल, धिल्लन और शाहनवाज़, ये 3 फ़ौजी अधिकारी थे। और आपके हरियाणा के लोग रोज़ जाते थे वहाँ बैलगाड़ियों से, और सिर्फ लाल किले के बाहर खड़े होकर के सुनते थे कि आज फ़ैसला क्या हुआ। और ये बात मुझे बंसी लाल जी ने बताई। वो उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन वो भी रोज़ जाते थे और रात को आते थे और फिर सुबह जाते थे, और कहते थे बैलगाड़ियों का रेला लगता था जो लाल किले तक जाता था। और फिर जब वो लोग छूटे वगैरह तो काफ़ी उनका स्वागत और ये सारी चीज़ें हुई। और एक बहुत बड़ा मौका था कि बिना देश को बांटे आज़ादी के लिए लड़ा जा सकता था। लेकिन जो लोग उस समय आज़ादी के आंदोलन के नेता थे, शायद वो थोड़ी जल्दी में थे, तो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया और देश का बंटवारा हुआ। और कैप्टन लक्ष्मी जो थी, उनको तो अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था बर्मा में। तो वो तो हमेशा उनसे लड़ती थी कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो अपना इलाज का काम नहीं छोड़ सकती हूँ। और उनको ज़रूरत भी थी, तो उनको उस तरह का कैद नहीं मिला। वो हमेशा अपना काम करती रहीं और सिंगापुर में भी आईं, वहाँ भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। और वहाँ भारतीय मूल के बहुत से सैनिक अधिकारी थे ब्रिटिश फ़ौज में, वो बहुत से जानते थे या मिलने आते थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा ये तो हमारे लिए एक मुसीबत हो गई है, तो उन्होंने उनको एक जहाज़ से कलकत्ता भेजा और वहाँ उनको छोड़ दिया। उनके पास पैसा भी नहीं था। उनसे कहा अच्छा अब आप आज़ाद हैं, आप कहीं भी जाइए। तो वहाँ एक पंजाबी टैक्सी ड्राइवर थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे सुभाष चंद्र बोस के घर ले जाइए या मेरे एक रिश्तेदार है उनके यहाँ ले जाइए, वहाँ आपको मैं पैसे दे दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपको पहचान लिया, आप कौन हो, मैं आपसे पैसे वैसे नहीं। खैर वो फिर आई, फिर उनका भी खैर बहुत भव्य स्वागत, और फिर उन लोगों ने घूम घूम करके आज़ादी के लिए प्रचार किया और यही लोगों से कहा कि भाई देश को मत बांटने दीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी थीं और फिर आज़ादी आई। और कैप्टन लक्ष्मी की शादी उन्हीं कर्नल सहगल से हुई जो लाल किले में कैद थे, और वो लोग कानपुर आ गए। और अपना जो कैप्टन लक्ष्मी थी, उन्होंने ज़्यादातर जो उस समय शरणार्थी आए थे पश्चिमी पाकिस्तान से, उनके लिए जो कैंप्स बनाए गए थे उनमें डॉक्टर की हैसियत से काम किया। और फिर वो गरीबों की डॉक्टर ही बन करके कानपुर में रहीं। जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी गई, वहाँ भी उन्होंने एक कैंप चलाया। और उसके बाद फिर वो CPIM की सदस्य भी बनी। बहुत से लोग कहते हैं कि कम्युनिस्टों ने तो सुभाष चंद्र बोस के बहुत ख़िलाफ़ बातें कही थी, लेकिन सदस्यता लेने से पहले कैप्टन लक्ष्मी कॉमरेड ज्योति बसु से मिली और उन्होंने कहा कि आपने जो मूल्यांकन किया सुभाष चंद्र बोस का वो सही नहीं था। ठीक है, आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं कि जापानियों का साथ उन्होंने क्यों लिया, लेकिन वो देशभक्त थे, देशभक्ति पर आप सवालिया निशान नहीं उठा सकते हैं। तो कॉमरेड ज्योति बसु खैर बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया वो बिल्कुल गलत था। हम लोग जापान के ख़िलाफ़ थे, लेकिन वो बहुत बड़े देशभक्त थे जो सब कुछ मतलब देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार थे। तो हम लोग अपनी गलती को मानते। फिर उसके बाद कैप्टन लक्ष्मी ने CPIM की सदस्यता ग्रहण की। और जब जनवादी महिला समिति बनी तो वो शुरुआत से ही उसके नेतृत्व में रहीं, उपाध्यक्ष थीं और उन्होंने महिला आंदोलन में बहुत डट के काम किया। हरियाणा में भी कई बार आईं और काफ़ी उनका योगदान भी रहा। तो मतलब उनका जो पूरा जीवन है, एक डॉक्टर की हैसियत से, एक स्वतंत्रता सेनानी की हैसियत से और एक समाज में गरीब लोगों की सेवा करने की हैसियत से, वो पूरी ज़िंदगी उनकी इसी तरह की रही। वो 97 साल की थी आज के दिन 2012 में जब उनकी मौत हुई। तो आज से 3 दिन पहले तक वो अपने दवाखाने जाती रहीं और गरीब मज़दूरों को मरीज़ों को देखती रहीं। और उसके बाद वो घर आई, उनको हार्ट अटैक हुआ और 2 दिन के बाद उनका देहांत हो गया। और मैं तो कह सकती हूँ कि कानपुर में जिस तरह की शव यात्रा निकली, ना उसके पहले कभी निकली है किसी की, ना शायद कभी निकलेगी।
और लोग हैरान थे। उन्होंने कहा था कि वो अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को देंगी, तो लोगों ने सोचा कि हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन वही हुआ। उनको मेडिकल कॉलेज तक वहाँ पहुँचाया गया। शहर के सारे डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे और उनकी जो आँख की पुतली थी उसको भी डोनेट किया गया। और उनके मरने के 15-20 दिन के बाद हम लोग उन 2 महिलाओं से मिले जिनको उनकी पुतलियाँ मिली थी और वो पहली बार जीवन में देख सकीं। और जब वो अपने अपने गांव गई तो वहाँ उनका बड़ा स्वागत हुआ कि कैप्टन लक्ष्मी की आँख लेकर के हमारे गांव की लड़की आई है, हमारे गांव की महिला आई है। तो मतलब मरने के बाद भी उनकी सेवा ख़त्म नहीं हुई और एक बहुत बड़ी मिसाल वो लोगों के लिए छोड़ के गई हैं कि जीने का मतलब क्या होता है। अगर उससे सीखें तो बहुत कुछ हर एक इंसान कर सकता है और हर एक महिला कर सकती है देश के लिए, जनता के लिए। आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम ये है, अगर वो ज़िंदा होती तो आप बिल्कुल यकीन मानिए कि वो या तो टिकरी या सिंघू या गाज़ीपुर कहीं बैठी होती, वहाँ से वो जाती नहीं। और इस आंदोलन में मुझे लगता है कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के जुड़ने से एक बहुत बड़ा बल भी मिलता है, लेकिन अब वो नहीं है। तो पूरी तरह से हम लोग सब महिला समिति के लोग भी इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ हम लोग हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि समर्थन में कुछ न कुछ आयोजन करते रहें। तो आज इसीलिए मैं आई यहाँ, क्योंकि हमारी हरियाणा की महिला समिति ने जो आपके इधर हिसार में, कैथल में और जींद में जो टोल पर तमाम लोग बैठे हैं और टोल फ्री, टोल मुक्त कर दिया है। ये बात लोगों को मालूम नहीं है। अगर बाकी हिंदुस्तान में मालूम हो जाए तो इस आंदोलन के पीछे बहुत लोग लग जाएंगे, क्योंकि टोल से बहुत लोग परेशान हैं। इतनी लूट मची है टोल के माध्यम से, लेकिन यहाँ जो टोल मुक्त किया है और वहाँ लोग बैठे हैं, तो वहीं पर आज के दिन कैप्टन लक्ष्मी को भी लोग याद करेंगे। और ये मौका भी बहुत अच्छा है क्योंकि एक नया मोड़ भी आया है इस आंदोलन में। एक तरफ तो हरियाणा की सरकार काफ़ी उत्पीड़न भी करने लगी है, लोगों को के ऊपर केस लगाना और जेल भेजना, तो और उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त यहाँ आंदोलन भी चल रहे हैं। और अब संसद का सत्र भी शुरू हो गया है, वहाँ भी किसान रोज़ जा रहे हैं और संसद के अंदर उनकी बात उठाई जा रही है लगातार। और मेरे ख़्याल से 26 तारीख को महिला किसान वहाँ पहुँचेंगी दिल्ली। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जब किसान आंदोलन में भी एक नया मोड़ आया है। ऐसे मौके पर कैप्टन लक्ष्मी की मिसाल को आगे रखते हुए निश्चित रूप से मुझे लगता है लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और भी ज़्यादा ताकत इस आंदोलन को मिलेगी। मैडम, किसान आंदोलन पर बैठे हैं जी, और केंद्रीय मंत्री सुकीर्ति लेखी ने ये कहा है कि ये मवाली है, तो इस ये बारे में बहुत देखिए, ये जो सरकार है, इतनी किसान विरोधी सरकार तो आज तक देखी नहीं गई। जहाँ एक तरफ अन्नदाता कहते हैं, जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं, किसानों का वोट लेकर के जीतते हैं। और आप लोग सब जानते हैं कि इस कोरोना काल में औद्योगिकरण में बहुत गिरावट आई है। जो कमाई होती है उत्पादन से, छोटे उद्योगों से या बड़े उद्योगों से या सर्विस सेक्टर से, उसमें बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है। यानी जीडीपी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। केवल जो खेती का उत्पादन है वो केवल मतलब बरकरार नहीं है, बना हुआ नहीं, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा बढ़त हुई है। तो ये दिखाता है कि किसान अपनी लड़ाई को भी लड़ना जानता है, लेकिन साथ साथ वो देश के पेट को भरना नहीं भूलता है। और आज जो भुखमरी है इस देश में, अगर हमारे गोदामों में जो एमएसपी की वजह से चावल और गेहूं भरा हुआ है और जो आज मुफ्त में बांटा जा रहा है, और जो बैठे सरकार में वो ऐसा बांट रहे हैं जैसे कि अपनी जेब से निकाल करके बांट रहे हैं, ये केवल और केवल किसानों की देन है। और जो एमएसपी का सिस्टम बनाया गया था, मंडी सिस्टम बनाई गई थी, उसका नतीजा है कि आज हमारे गोदामों में ये गल्ला भरा हुआ है जिसको लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज एक महिला मंत्री कहती है कि ये गुंडे हैं, मवाली हैं, तो ऐसे लोगों को तो शर्म तो इनको आएगी नहीं। तो किसान आंदोलन निश्चित रूप से इनको शर्मिंदा करेगा और इनको सबक सिखाएगा।
आज जैसे हरियाणा के मंत्री डर डर करके अपने घरों से निकलते हैं, उसी तरह से मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद दिल्ली के मंत्री भी जो ख़ास तौर से इतनी बेहूदी बात करते हैं वो डर के ही निकलेंगे। और आप सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी पार्टी के किसी नेता के घर में कोई जानवर मर जाता है तो उसके लिए भी वो श्रद्धांजलि देते हैं और उनको मैसेज भेजते हैं और ट्विटर पर कुछ ना कुछ बोलते हैं। अगर विदेश में कोई हादसा हो जाता है, लेकिन हमारे अपने देश के 500 किसान केवल आंदोलन पर बैठने की वजह से अपनी जान को गंवा चुके हैं और प्रधानमंत्री एक शब्द उनके समर्थन में नहीं बोले, उनके परिवारों के लिए उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। तो लोग कहते हैं कि कोई सुन नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि सुन नहीं रहे, वो सब सुन रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं कि ये किसान बिल्कुल हटने वाला नहीं है। और हम लोग सब जानते हैं, और आप लोग तो हरियाणा के हैं, आप लोगों ने तो उनका जज्बा देखा है। मैं गई थी वहाँ सुल्तानपुर बॉर्डर, तो एक पत्रकार किसानों से पूछ रहा था कि अगर वो नहीं सुनेंगे तो क्या करोगे आप लोग। तो उसने कहा कि नहीं सुनेंगे तो सन 24 तक बैठेंगे और फिर उनको हरा के भगा करके तब जाएंगे जब नई सरकार कानून को वापस करेगी। तो ये जो उनका जोश है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि कैप्टन लक्ष्मी जैसे ये हज़ारों हज़ार लोग हैं, किसान हैं, जो बिल्कुल अपने बात से पीछे नहीं हटते हैं और बिल्कुल डर उनके अंदर है ही नहीं। और उन्होंने फैसला कर लिया और सही फैसला है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो हमारे देश क्योंकि ये एक सांस्कृतिक मामला भी है। हमारे गांव, खेती, किसानी, ये सारी चीज़ें हमारे सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी हुई हैं। पेट भरना और आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा योगदान करना, ये एक अलग बात है। और ये जो कानून है, निश्चित तौर पर अगर ये लागू होंगे और लागू हो रहे हैं तो किसानी और खेती तो हमारे समाज से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं तो ऐसे राज्य से आई हूँ जहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ तो खैर एक बहुत दूसरा सवाल है कि वहाँ के गन्ने का दाम सरकार तय करती है और गन्ने के जो कारखाने हैं, चीनी मिलें, वो देती हैं। और जब से ये बीजेपी की सरकार आई है यूपी में, तब से जो बकाया है वो मिला नहीं है गन्ने के किसानों को। करीब करीब कहते हैं 10,000 करोड़ रुपए का बकाया है। और जो चीनी का गन्ने का दाम है वो भी कुल जा कर के 10 रुपये पिछले 5 साल में बढ़े हैं। जबकि आप सब जानते हैं डीजल, पेट्रोल, पानी, बिजली का दाम तो उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। और ऐसी हालत में गन्ने का दाम न बढ़ा है और न बकाया वहाँ के किसानों को मिल रहा है। तो ये जो यूपी से, वेस्टर्न यूपी से जो लोग आए हैं, ये बड़ी संख्या में गन्ने की खेती करने वाले किसान हैं। लेकिन जो वहाँ छोटे किसान हैं, उनके लिए संभव नहीं है कि वो आकर के वहाँ बैठें, महीनों बैठें, क्योंकि वो अपना खुद मजदूरी करते हैं और वो छोटी जोतें हैं उनके पास। लेकिन वो पूरी तरह से साथ हैं क्योंकि उनको दाम नहीं मिल रहा है। उनके फसल की दाम उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। न मध्य प्रदेश में मिल रहा है। बिहार में ये मंडी 2007 में ख़त्म कर दी गई थी और बिहार में एक तो पैदावार भी घटी है और किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है क्योंकि उनको वहाँ मक्के की खेती बहुत होती है। मक्के का दाम बिल्कुल कौड़ियों के भाव मिल रहा है। अब कि आप जानते हैं कि सरसों का भी भाव बहुत कम मिला है। तो ये गेहूं और चावल ही है जहाँ ज़्यादातर MSP मिल रहा है। अगर वो भी ख़त्म हो जाएगा तो हमारे देश के किसान अभी तो आत्महत्या कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, वो तो फिर मजबूर होकर के अपने खेत दूसरों को दे कर के, अंबानी अदानी को दे कर के भागी जाएंगे। क्योंकि ये पूरे कानून जो बने हैं वो अंबानी और अदानी को ही पूरी फसलें सौंपने के लिए दी गई हैं। आप जानते हैं कि गेहूं में कितना मिलता है और वही गेहूं पैक करके अदानी बेचता है फॉर्च्यून के नाम से और 4 गुना 6 गुना वो दाम ले रहा है। तो इसी तरह से वो करना चाहते हैं कि जो पैदा करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और जो पैकेट बनाएगा, जो उसका विज्ञापन इधर उधर देगा,
उसको ही पूरा का पूरा मुनाफा और फ़ायदा मिलेगा। एक अखबार एक मिनट जी, क्या कह रहे हैं? कल एक बड़े अखबार के दफ्तरों पर आयकर की छापे क्या हुआ? हाँ, ये तो हमारे यूपी में जी, ये इतना बड़ा हमला है, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ, आपको तो लगता होगा कि यहाँ की सरकार बहुत ख़राब है, लेकिन जब तक आप यूपी नहीं आएंगे तो आप समझेंगे भी नहीं कि ख़राब सरकार होती कैसी है। अभी आप जानते हैं कि जो इतनी मौतें हुई कोरोना काल में, और आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जहाँ पर गंगा जी के किनारे लाशों को बिल्कुल डाला जा रहा है पानी में और उनको बालू में गाड़ा जा रहा है, और जहाँ मैं रहती हूँ कानपुर, उसके ही आसपास ये सब कुछ हुआ है। ये बिल्कुल सच है, और इसके होने का कारण है एक तो लकड़ी का इतना महंगा होना, और दूसरा लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे उस समय, इसलिए वो मजबूर थे कि वो पानी में डाल दें या बालू में गाड़ दें, और वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद कहीं कहीं कुछ श्मशान की जगहों पर उन्होंने सरकार की तरफ से कम दाम में लकड़ी को उपलब्ध कराया, लेकिन वो कम दाम भी इतना था कि गरीब आदमी उस लकड़ी को, उसने तो सारा पैसा इलाज में ही फूंक दिया था। तो ये सच से बहुत डरने वाली सरकार है। आपने देखा कि पार्लियामेंट में उन्होंने झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं। मुझे लगता है उत्तर भारत में कोई ऐसा नहीं होगा जो किसी को जानता नहीं है जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे हैं। हम लोग सब जानते हैं, और इतना झूठ एक पार्लियामेंट के अंदर एक मंत्री बोलता है, तो सच्चाई से ये बहुत डरते हैं। अब इन जो दो मीडिया हाउसेस को, एक है दैनिक भास्कर और एक है भारत चैनल, ये दोनों वो हैं जिन्होंने ख़ास तौर से कोरोना की बहुत सारी सच्चाइयाँ लोगों के सामने रखी। ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, और कमाल की बात तो ये है कि जो लोग फर्जी रेमडेसिविर बेच रहे थे, फर्जी ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे थे, वो सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो जबलपुर में हो, चाहे वो कहीं भी हो। और सबके पकड़ जाने के बाद उनका हमने तो निकाल दिया। अरे हमने तो निकाल दिया का क्या मतलब है? वो बेच इसलिए रहे थे कि उनको पूरा संरक्षण मिला हुआ था, और एक एक रेमडेसिविर का डोज वो 1 लाख और 1.5 लाख रुपए में भेज रहे थे, और वो भी फर्जी। मतलब ये किस तरह के लोग हैं? ये हत्यारे हैं जो अपनी सच्चाई से के खुलासे से इतना डरते हैं कि आज दैनिक भास्कर, जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया में एक अपवाद था हिंदी पेपरों में, क्योंकि उसने लगातार बहुत सारी सच्चाइयों को सामने किया, अस्पतालों की हालत, मरने वालों की हालत, और फिर उसने मरने वालों की सही संख्या ज़िले का देना शुरू कर दिया कि सरकार इतना कह रही है और मरे लोग इतना है, और पिछले साल इस टाइम पर इतने लोग मरे थे। तो जो ये अंतर है पिछले साल और अब की साल में, इसमें निश्चित तौर पे कोरोना की बहुत सारी मौतें होंगी। अब ये कोरोना की मौतें दिखाना क्यों नहीं चाहते हैं? आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आपको मुआवजा देना पड़ेगा, ये आपके वो कानून में है, तो आपको देना पड़ेगा। अब वो देना नहीं चाहते। जो लोग मतलब सेंट्रल विस्टा पे हज़ारों करोड़ फूकना जानते हैं, पीएम केयर्स में पता नहीं कितना इकट्ठा कर लिया है, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं इसमें इतना इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो लोग कोरोना से मरे हैं उनके घर वालों को कुछ देना नहीं चाहते हैं, सच्ची फिगर आने नहीं देना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने हिम्मत करके, एक वो चैनल है भारत चैनल जो यूपी का ही है, उसने केवल कोरोना की ही सच्चाई को नहीं दिखाया, ये जो जलती हुई लाशें और ये गाढ़ी हुई लाशें और वो तैरती हुई लाशें जो गंगा जी में रोज़ देखने को मिल रही थी, इसके अलावा जो सरकार की तरफ से दमन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका बहुत सारा खुलासा वो करता रहता है। जैसे जो रेप केसेस होते हैं, हाथरस के केस में बहुत कुछ उसी टीवी चैनल ने खुलासा किया था। आपको शायद पता नहीं होगा, आज भी उस परिवार को जो 25 लाख का मुआवजा मिलना था वो आज तक नहीं मिला है, और जो एक भाई को नौकरी मिलनी थी सरकारी, वो आज तक नौकरी भी नहीं मिली हुई है। वो आज भी अपनी जान को डरते हुए उस गांव में पड़े हुए। तो ये सारी बातें कौन हम लोग को बताता है? भारत टीवी के चैनल जैसा चैनल, और जो छोटे अखबार होते हैं वो तो छापते रहते हैं, लेकिन बड़े अखबारों में दैनिक भास्कर ही है जो ये सब छाप रहा था। और आप अभी और होगा
क्योंकि अभी तो इन दोनों को टारगेट किया है, लेकिन ये जो पेगासस स्पाईवेयर, ये जो फ़ोन्स की हैकिंग हुई है, उसकी जो खबरें हैं पहली बार हमने देखा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ख़ास तौर से हिंदी का, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, या जो आपके यहाँ जो बड़े अखबार हैं, मेरे ख्याल से देश बंधु है क्या, पंजाब केसरी, इन लोगों ने बहुत दिनों के बाद ये जो पेगासस स्पाईवेयर की बातें हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर उनको प्रकाशित किए हैं, उजागर किया। और उसका कारण है कि जो बाहर की मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, इन लोगों ने सबसे पहले इनको निकाला। तो अब उनके ख़िलाफ़ क्या करेगी हमारी सरकार पता नहीं, और उनसे फिर ले करके हमारे यहाँ के मीडिया ने भी खूब देना शुरू कर दिया। तो हमको साफ पूछते हैं कि इंडिया जी? इंडिया में आपको लगता है कि प्रेस की फ्रीडम को खतरा है या दबाने की कोशिश की किसको? प्रेस फ्रीडम। देखिए, मैं आपसे तो पूछ नहीं सकती हूँ क्योंकि आप शायद बोल नहीं सकते, और आपका ना बोलना ही इस बात का सबूत है कि आज हमारे प्रेस की क्या हालत है। सब लोग जानते हैं, हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोग आते हैं, कहते हैं भाई हम ले तो जा रहे हैं, न्यूज़ छपेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब कुछ छपने लगा है क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से ख़ास तौर से इस इलाके में बहुत सी चीज़ें अब खुलने लगी हैं, आने लगी हैं। लेकिन प्रेस का तो हाल ऐसा हो गया है कि जो मतलब वरिष्ठ लोग थे, पत्रकारिता कर रहे थे, उन्होंने सबने छोड़ दिया है मेन स्ट्रीम मीडिया को। वो अपने छोटे ऑनलाइन कुछ शुरू कर रहे हैं या किसी ऑनलाइन पोर्टल के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक हद के बाद आदमी अपनी आत्मा, कोई औरत अपनी आत्मा को कहाँ तक मारेंगे, कहाँ तक झूठ छापेंगे। और अब तो मैं ये भी देखती हूँ, शायद मैं गलत हूँ, कि ये जो चैनल्स हैं जो बकवास करते रहते हैं, अब इनकी भी जनप्रियता मैं देख रही हूँ काफ़ी कम हो रही है, और काफ़ी लोगों ने उनको देखना, नाम तो मैं नहीं लूँगी, वो किसान तो रोज़ उनके नाम लेते हैं और उनके बाइक्स को भी हटा देते हैं, लेकिन अब उनकी जनप्रियता भी काफ़ी कम हो रही है। लेकिन सरकार की तरफ से वो यही नहीं चाहते कि सच उजागर हो, और इसीलिए ये कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ा सच है जो उत्तर प्रदेश से निकल कर के आया है, मैं 2 मिनट उस पर बोलना चाहूँगी, कि ये जो राम मंदिर के निर्माण में जो घोटाले हो रहे हैं, ज़मीन के घोटाले, और ये आप समझ लीजिए अगर सामान्य समय होता तो ये हेडलाइंस होते और टीवी चैनल पर इसके अलावा आपको कुछ सुनने को ही नहीं मिलता, क्योंकि इसमें वो ट्रस्ट यानी वो न्यास इन्वॉल्व है जिसका गठन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया है। और उस न्यास ने, आप लोग सब यहाँ हरियाणा में हो, ज़मीन के ख़रीदने और बिकने के बारे में बहुत कुछ जानते हो। आप सोचिए, मैं एक ही उदाहरण आपको दूंगी कि 2 लोगों ने एक मिस्टर एंड मिसेस पाठक से ज़मीन ख़रीदी आज 5 बजे शाम को। अब ये मिस्टर एंड मिसेस पाठक कौन है? ये अपराधी हैं जिनके खिलाफ कुर्की नोटिस पुलिस ने निकाली हुई है, और पुलिस कह रही है ये हमको मिल नहीं रहे हैं कहीं, और ये ज़मीनें ख़रीद रहे हैं और दिन भर अयोध्या की कचहरी में बैठे हुए उसको बेच रहे हैं, और पुलिस कह रही है वो हमको मिल नहीं रहे हैं, वो फ़रार हैं, वांटेड हैं। मिस्टर एंड मिसेस पाठक, उन्होंने ज़मीन ख़रीदी, कई ज़मीनें ख़रीदी, सब में हम नहीं जाएंगे। एक ज़मीन उन्होंने ख़रीदी 3 प्लॉट, एक ये वक्फ की ज़मीन है जो बिक नहीं सकती है, उसके ऊपर केस चल रहा है, कोर्ट से स्टे है कि ये नहीं बिक सकती, लेकिन वो उन्होंने ख़रीद ली, और उन्होंने 2 लोगों को बेचा 5 बजे शाम को, एक अंसारी और एक मिश्रा और एक तिवारी। और जो साक्ष्य हैं मानी विटनेसेस हैं, वो उसमें एक मिश्रा जी हैं और एक उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी कौन है? वो बीजेपी के महापौर हैं अयोध्या के, और मिश्रा जी कौन है? वो राम मंदिर न्यास के सदस्य हैं, दोनों उसके विटनेस हैं। 5 बजे की डील होती है, 3 प्लॉट जो वक्फ की हैं वो 2 करोड़ रुपए में बेची जाती हैं, ये अंसारी और तिवारी को, और 5:15 पर वही 3 प्लॉट श्री राम मंदिर न्यास को 18.5 करोड़ में बेची जाती हैं 15 मिनट के बाद। और साक्ष्य कौन होते हैं? वही उपाध्याय और वही मिश्रा।
वो दोनों में साक्ष्य हैं, एक 2 करोड़ की डील और 15 मिनट के बाद 18 करोड़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र भी इन दोनों लोगों को 18 करोड़ रुपए का आ जाता है न्यास से। तो कोई भी समझ सकता है कि दाल में इतना काला है कि अब दाल दिखाई नहीं दे रही है। और उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई हैं। जो न्यास के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है नृत्य गोपाल दास, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 1 साल से तो मुझे कोई बता ही नहीं रहा है कि अयोध्या में क्या हो रहा, मैं पूछता हूँ तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये अध्यक्ष हैं, उनका ये बयान है और वो खुद कह रहे हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और वहाँ केस भी अब संजय सिंह जो आपके उन्होंने कर दिया इन लोगों के ख़िलाफ़। लेकिन ये कहीं भी, जैसे आप लोग भी मुझे बहुत गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि कुछ सुना होगा लेकिन डिटेल में नहीं, लेकिन ये डिटेल भी छुपाई जा रही है। क्योंकि सच जिस दिन सामने आ जाएगा उस दिन ये सरकार ख़त्म हो जाएगी, ये सरकार गिर जाएगी, ये सरकार बच नहीं सकती है। जैसे इमरजेंसी के बाद जब सच सामने आया इमरजेंसी का, तो इंदिरा गांधी फिर बुरी तरह से उस चुनाव को हार गई। वही हाल इनका होने वाला है। तो हम लोगों को सच बोलते रहना है और आप सब लोगों को जहाँ तक हो सके सच दिखाते रहना है, छापते रहना है। उसका असर होगा, उसी का असर हो रहा है। अगर इतना भी न निकल करके आ रहा होता तो पूरी जनता बिल्कुल अंधेरे में होती। और इसीलिए आज आप देखते हैं ख़ासतौर से किसान मूवमेंट के बाद से ये जो छोटे छोटे वीडियोस और छोटे छोटे चैनल्स जो बहुत कुछ बोलते हैं, एक कोई किसान बोल रहा है तो एक कोई महिला बोल रही है, वो एकदम वायरल हो जाते हैं और लाखों लोग उसको देखते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि सच क्या है। तो सच को हमेशा के लिए नहीं छुपाया जा सकता है और सच जिस दिन पूरी जनता को के सामने उजागर हो जाएगा उस समय ये झूठ बोलने वाले नहीं रहेंगे। फिर किसान आंदोलन आपको लगता है, आप थोड़ा सा इसको नीचा करके सुनिए। हाँ, किसान आंदोलन आपको लगता नहीं थोड़ा लंबा हो रहा है? और आपको नहीं, हमको लगता होगा ये कि नहीं हरियाणा, देखिए ऐसा नहीं है। ये आंदोलन, देखिए इसकी जो रीढ़ की हड्डी है नेचुरली वो लोग हैं जो MSP पाते रहे हैं आज तक। इसलिए यहाँ पर आपको हरियाणा के, पंजाब के किसान, हमारे उत्तर प्रदेश से जो अलग हो गया तराई का एरिया, उनका बहुत बड़ा योगदान है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, पंजाब से पहले गेहूँ चावल में, और राजस्थान। तो ये तो हो गए ना 5। सिर्फ जो लोग कहते हैं सिर्फ इसमें, पहले बोलते सिर्फ सरदार हैं, फिर बोलते सिर्फ हरियाणा, नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो लोग MSP के लाभान्वित हुए हैं नेचुरली वही सबसे ज़्यादा इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वो सबके लिए लड़ रहे हैं। और सारा किसान भारत का, अगर महाराष्ट्र से 1000 आदमी आता है और 1 हफ्ते बैठता है, अगर तमिलनाडु से 500 लोग आते हैं और हफ्ता 10 दिन बैठते हैं, अगर उड़ीसा से आते हैं, ये सब गरीब लोग हैं, आकर के बैठते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको समर्थन तमाम किसानों का है पूरे देश में। और इसीलिए इसको तोड़ने के लिए सरकार इतना कुछ कर रही है। अब वो लंबा हो या छोटा, लंबा तो सरकार कर रही है ना। और हम इनको बधाई दें कि ये डर नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, पानी, गर्मी, जाड़ा सब बर्दाश्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं। और इसका दिन पर दिन असर बढ़ रहा है। जो ये चुनाव हुए हैं अभी अलग अलग राज्यों में, हम ये नहीं कहते कि बड़ा फैसला इनकी वजह से हुआ है, लेकिन इनकी वजह से भी वहाँ बीजेपी के ख़िलाफ़ लोगों ने फ़ैसला लिया है। क्योंकि सब लोग कह रहे हैं भाई क्यों ये किसानों को इतना परेशान कर रहे हैं, मान क्यों नहीं जाते हैं। जब किसानों के लिए आप कह रहे हैं कि उनके फ़ायदे का है और किसान कह रहा है हमको नहीं चाहिए ये फ़ायदा, तो आप मान क्यों नहीं जाते। तो कोई दूसरी बात होगी। फिर ये अंबानी और अदानी की बातें भी अब लोगों के समझ में आ रही हैं। ये जो कड़वा तेल 1 साल के अंदर उसका दाम दूना हो गया, तो निश्चित तौर पर इसका वो जो कानून आपने बनाया है कि आवश्यक वस्तु मूल्य निर्धारण का जो कानून है, आपने उसको ख़त्म कर दिया। तो अब मूल्य निर्धारण ख़त्म हो गया है। अब वो कड़वा तेल जो ये कंपनीज बेच रही हैं उसका दाम दूना हुआ है, सरसों का दाम तो नहीं हुआ है। चुनाव में किस तरह के जी यूपी चुनाव में क्या होगा। देखिए मैं ज्योतिष तो नहीं करती हूँ, और उत्तर प्रदेश में अभी जो पंचायत में, अभी जो पंचायतों का चुनाव हुआ था, तो केवल भाजपा ने अपने आधिकारिक
कैंडिडेट खड़े किए थे और केवल भाजपा ने अपने मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को एक एक इलाके में भेजा था अपने लोगों को जिताने के लिए। और जब नतीजा आया तो खुद जो उनके मतलब सर्टिफाइड थे, पंजीकृत कैंडिडेट्स थे, वो टोटल में 1/3 भी नहीं जीत पाए और उनसे ज़्यादा जो समाजवादी पार्टी के थे वो जीते। और कुछ इधर ये आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में RLD के जो अजीत सिंह की पार्टी है, तो उसी चुनाव में मतलब जिसमें भाजपा ने इतना पैसा लगाया और इतना खर्चा किया और वो चुनाव होना नहीं चाहिए था उस तरह से। 2002 तो पोल ड्यूटी के लोग ही मर गए उस में कोविड की वजह से। तो अगर उस चुनाव में हम देखते हैं कि भाजपा हारी, तो जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, जो लोग कहते हैं अरे भाजपा तो हार ही नहीं सकती है, कि भाजपा हार सकती है और भाजपा हार रही है। लेकिन उस हार को जीत में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया, हम लोगों ने तो बहुत सारी बेईमानियां देखी हैं, ऐसा नहीं है कि सब बाकी सब फरिश्ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा जो नगर पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में और बाद में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुआ। मतलब आपने देखा महिला की साड़ी उतार दी गई और वो तो आपने उस महिला को देखा जो जा रही थी समर्थन देने, उसकी तो खींची गई, लेकिन जो कैंडिडेट थी उसकी तो उतार दी गई और उसको अंदर बिठा दिया गया और उससे कहा गया कि अगर तुम बोली तो अब जो पहने हो तुम वो भी सब उतार दिया जाएगा। तो पुलिस वहाँ बैठी है, पुलिस कह रही है कि भाजपा वाले बम हमारे ऊपर चला रहे हैं, एक पुलिस का SP कह रहा है कि भाजपा वालों ने झापड़ हमको मार दिया। तो ये तो सब कभी हम लोगों ने देखा नहीं है और पूरे के पूरे लोग मतलब उठा लिए गए, मारे गए, बुरी तरह से उनकी पिटाई हुई और अपनी हार को उन्होंने जीत में परिवर्तित कर दिया। तो अब लोग कहते हैं कि आगे भी ऐसा करेंगे, आगे वो ऐसा करना चाहेंगे, लेकिन जिनके साथ ऐसा हुआ है उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है इससे, वो भी इतनी आसानी से होने नहीं देंगे। तो गाँव में बहुत गुस्सा भी है इसके खिलाफ और मुझे लगता है कि अगर जो हमारे बड़ी पार्टियों के नेता हैं, अगर उन्होंने सूझबूझ से चुनाव की तैयारी की तो निश्चित रूप से जितना गुस्सा है और जितना विरोध है, भाजपा उत्तर प्रदेश में हार सकती है, हराई जा